जैसा कि आप सबको विदित है, आपको बता भी दिया गया था कि क्लासें जो है वो इस बैच के अंदर वो आपके आज से ही शुरू होने वाली है 12 मार्च से। और आज से ही हमारा सेशन शुरू हो रहा है। लेकिन सेशन शुरू होने से पहले मैं कुछ आपके साथ में बातें क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। हाँ विनोद, जेल, मीना, निकिता, बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग। देखिएगा, हमारा जो भाग है, हम जो पढ़ेंगे आपके एग्जाम को देखते हुए, वो भाग है आपके राजस्थान जीके का। राजस्थान जीके, ठीक है। राजस्थान जीके का जो भाग हम पढ़ेंगे, हम सब मिलकर राजस्थान जीके के जिन भाग को पढ़ने वाले हैं उसके बारे में एक बार चर्चा कर देता हूँ। देखिए, वैसे आप देखेंगे कि राजस्थान जीके जो है वो 3 बड़े फॉर्मेट के अंदर बंटा हुआ है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, दूसरा जो सेगमेंट है वो है आपके कला एवं संस्कृति, और वो है आपके राजस्थान का इतिहास। हम सब मिलकर ये भाग पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके के अंदर। जो मैं आपको 3 भाग हैं, इसमें जो जो भाग आपके सिलेबस में दे रखा है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम सारे बिंदु पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये। अच्छा, दूसरी बात आपके जहन में आएगी कि सर ये जो राजस्थान जीके है वो हम कितने जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, क्योंकि आपके जहन में आ ही रहा है एक तो ये 33 जिलों का चक्कर, और एक आपके जहन में आ रहा है 41 जिलों का चक्कर। कि सर हम जो राजस्थान जीके पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल नवीनतम अपडेट पढ़ेंगे, 33 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, किस हिसाब से पढ़ेंगे। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं पहले ही। हम जो राजस्थान जीके का सेगमेंट पढ़ने वाले हैं, चाहे कोई सा भी बिंदु पढ़े, वो जो है वो 33 के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे और 41 के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे। आप कहेंगे सर कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे जैसे यदि मैं संभाग की चर्चा करूंगा तो जैसे आपके सामने मैं रखूंगा कि ये आपके भरतपुर संभाग है एग्जाम्पल के तौर पर। तो पहले आपको ये लिखूंगा कि भरतपुर संभाग में 33 जिलों के अकॉर्डिंग तो कौन कौन से जिले आते हैं। तो भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है। फिर ओब्लिक करके लिखूंगा कि 41 जिलों के अनुसार भरतपुर संभाग में जो जिले आते हैं वो भरतपुर है, डीग है, धौलपुर है, करौली है और सवाई माधोपुर है। तो वो तो आप बिल्कुल निश्चित रहिएगा, सब नवीनतम अपडेट और प्राचीन समय की जो बातें हैं वो दोनों साथ में चलते हुए पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं कि हाल ही के अंदर जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें क्वेश्चन तो हालांकि 33 के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं, लेकिन आपके एग्जाम भी लेट है तो क्या पता क्वेश्चन बन जाए, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। 33 के अकॉर्डिंग भी देखेंगे और 41 के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे, ठीक है। सारा क्लियर कि सर आप क्या क्या पढ़ाएंगे, तो ये तीनों भाग मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाने वाला हूं, 33 और 41 दोनों के अनुसार पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। डाउट क्लियर है? अब चलिए, अब हम जो भाग है वो शुरू करते हैं आपके राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था का। यानी कि अब जो हम भाग पढ़ने वाले हैं आपके सामने वो पढ़ेंगे प्रॉपरली आपके ये कौन सा, तो हम पढ़ने वाले हैं आपके सामने ये भाग राजस्थान भूगोल एवं अर्थव्यवस्था। इसमें भी हम इसको 2 सेगमेंट में बांटते हुए पढ़ेंगे। एक तो भाग केवल और केवल मैं आपको शुद्ध रूप से राजस्थान भूगोल पढ़ूंगा, एक भाग जो है वो अर्थव्यवस्था का अलग से और पढ़ूंगा। अभी जो सेगमेंट हम शुरू करने वाले हैं वो राजस्थान भूगोल रहेगा आपके, और ये जो राजस्थान भूगोल का सेगमेंट है इसके अंदर जो जो बिंदु मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है आपके राजस्थान की स्थिति और विस्तार। दूसरा भाग जो रहेगा वो रहेगा राजस्थान का भौतिक स्वरूप, या जिसे आप भौतिक प्रदेश या भौगोलिक विभाजन जो भी आपके हैं, ये दूसरा बिंदु रहेगा। तीसरा जो भाग है फिर वो रहेगा आपके अपोहा तंत्र, यानी कि नदियों का भाग रहेगा। उसके बाद में फिर आपके सिंचाई परियोजनाएं रहेगी, सिंचाई परियोजनाएं। फिर इसके साथ में भी एक बिंदु और जो है वो जल संरक्षण के आधार पर भी पढ़ा जाता है और वैसे भी सिलेबस में भी होता है, झीलें राजस्थान की, खारी और मिट्टी। और छठा जो बिंदु पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जलवायु। तो ये जो 6 भाग है ना, ये तो हम राजस्थान जियोग्राफी में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जियोग्राफी और अर्थव्यवस्था। तो बाकी जो बचा है, बाकी जो भी बिंदु बचे हैं, चाहे आपके एग्रीकल्चर हो, कृषि हो, चाहे आपके उद्योग हो, चाहे आपके पर्यटन हो, चाहे आपके खनिज हो, चाहे आपके मृदा संरक्षण हो, या मिट्टियां हो, या फिर आपके परिवहन हो, और या फिर वन एवं वन्य जीव संपदा हो, तो ये जो राजस्थान जियोग्राफी और भूगोल है इसे हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो हम राजस्थान भूगोल के सेगमेंट पढ़ेंगे 6, उसके बाद में फिर इकोनॉमी से रिलेटेड करते हुए ये भाग हम पढ़ेंगे 7। इसमें भी वो सारे बिंदु आ जाएंगे, जैसे जैसे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह कहाँ आएंगे, तो इन बिंदुओं के अंदर भी बहुत सारे बिंदु हैं, इसलिए आपको निश्चित रहना है, एक एक बिंदु के बारे में मैं आपके साथ जानकारी लूंगा, ठीक है। क्लियर है?
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान भूगोल, और राजस्थान भूगोल का पहला बिंदु, हाँ, हमारी क्लास का जो टाइमिंग है यही रहने वाला है, आपके 9 से 10 जो है वो हम राजस्थान जीके को लेकर ही चर्चा करेंगे। यदि कोई ऐसा होगा कि कुछ ऊपर नीचे टाइमिंग, तो फिर वो हम आगे देख लेंगे, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए राजस्थान स्थिति विस्तार। इस स्थिति विस्तार को हम जिस बिंदु के माध्यम से पढ़ने वाले हैं वो है आपके, हेडिंग डालिए राजस्थान एक परिचय। राजस्थान एक परिचय, इसी के कोष्टक में आप डाल दीजिएगा, हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति व विस्तार, सब कुछ, ठीक है। हेडिंग डालिए राजस्थान एक परिचय, स्थिति एंड विस्तार, पहला बिंदु। चलिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपके जहन में आ रहे थे कि आप क्या पढ़ाओगे, कैसे क्या होगा नए जिलों के अकॉर्डिंग, तो मेरे हिसाब से जितनी भी बातें होती है वो सारी की सारी आपके सामने क्लियर हो गई, ठीक है। करते हैं फिर शुरू। लीजिए राजस्थान एक परिचय, स्थिति विस्तार। अब इस परिचय के अंदर कौन कौन सी बातें हम पढ़ेंगे, तो देखिए इसके अंदर भी पॉइंट बना के बता दूं कि आपको क्या क्या पढ़ूंगा। चलिए, ये जो पहला बिंदु रहेगा, इस पहले बिंदु में सबसे पहले तो राज्य का एक परिचय लेंगे हम। ये जो परिचय हम पढ़ेंगे, ये एक तो रियासतकालीन भी पढ़ेंगे और एक वर्तमान के आधार पर भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर राजस्थान के नामकरण को लेकर विशेष चर्चा करेंगे हम। फिर इसके अंदर राजस्थान के क्षेत्रफल को लेकर चर्चा करेंगे। फिर इसके अंदर फिर राजस्थान पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में स्थिति पढ़ लेंगे, आकार और आकृति पढ़ लेंगे, क्षेत्रफल पढ़ लेंगे, और फिर हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसका विस्तार। विस्तार में सारे पर सब कुछ। फिर हम राजस्थान की स्थलीय सीमा पढ़ेंगे कि किस प्रकार से क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद में राजस्थान के संदर्भ में कर्क रेखा की बातें होगी। तो ये जो आपके सामने बिंदु है कि हम पढ़ेंगे राजस्थान एक परिचय यानी कि स्थिति विस्तार, इसको जिस हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं वो बिंदु आपके सामने कुछ इस प्रकार से रहेंगे, जहां हम इस एक टॉपिक को इतने सारे भागों में बांटते हुए पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपको वैसे लिखने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये सारे बिंदु पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये जो आज राजस्थान किस प्रकार से क्या क्या है, विशेष बातें, ठीक है। लीजिए राजस्थान। देखिए राजस्थान के अंदर सबसे पहले हम राजस्थान के स्वरूप को लेकर चर्चा करें कि राजस्थान का जो स्वरूप है वो किस प्रकार से हुआ करता था। परिचय के अंदर ही स्वरूप, राजस्थान का स्वरूप। लेकिन ये जो राजस्थान का स्वरूप है ये एक तो हमारे सामने ये आ जाता है, एक तो आ जाता है आपके रियासतकालीन, एक तो है आपके रियासतकालीन बिंदु, एक है आपके एकीकरण के बाद, और एक जो है वो हम पढ़ेंगे वर्तमान में। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा राजस्थान है रियासतकालीन में किस प्रकार से क्या स्थिति हुआ करती थी। सबसे पहले रियासतकालीन की, रियासतकालीन की यदि हम बात करेंगे तो देखिएगा राजस्थान जो है वो रियासतकालीन के समय की बात करते हैं, और मैं तो ओब्लिक करके यहां ब्रिटिश काल की भी बात कर देता हूं। ये लीजिए ब्रिटिश काल की भी, ब्रिटिश काल। इस समय हमारे राजस्थान के अंदर देखिएगा 3 भाग हुआ करते थे। एक भाग रियासतें, दूसरा भाग था ठिकाने, और तीसरा भाग था केंद्र शासित प्रदेश। रियासतकालीन या फिर ब्रिटिश काल के अंदर देखेंगे तो हमारा राजस्थान जो है वो 3 भागों में बंटे हुए थे, ठीक है। नहीं, अदर जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाले हैं टीचर्स, वो आपको अभी क्लास होगी वो अपना स्वयं परिचय देंगे आपको, ठीक है। बाकी आप निश्चित रहिए, बहुत ही शानदार ढंग से आप पढ़ेंगे।
तो रियासत काल या ब्रिटिश काल की यदि मैं चर्चा करूंगा तो उस समय आप देखते हैं कि हमारा जो राजस्थान है वो कितनी रियासतों में, तो आप कहेंगे सर 19 तो रियासतों के अंदर, 3 ठिकानों के अंदर, और एक जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के अंदर बंटा हुआ था। एकमात्र जो केंद्र शासित प्रदेश था ना, उसका नाम था, याद रखिएगा, अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। ये तो बात थी हमारे इस राजस्थान की रियासत काल में, कि रियासत काल के अंदर कितनी रियासतें, कितने ठिकाने और कितने केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे हमारे प्रदेश में। तो 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। ये बात है रियासत कालीन यानी कि ब्रिटिश काल की। ठीक है। अब 19 रियासतें कौन सी हैं, 3 ठिकाने कौन से हैं, ये सब हम चर्चा करेंगे। ठीक है। लेकिन एक बार स्वरूप की बात करते हैं तो पता रहे कि मतलब पहले किस प्रकार से, तो इस प्रकार से राजस्थान बंटा हुआ था अलग अलग भागों में। फिर अगला जो बिंदु है वो है एकीकरण के बाद। और आप सब जानते हैं कि राजस्थान का एकीकरण हुआ कब है, कब हुआ एकीकरण? तो आप कहेंगे सर राजस्थान का एकीकरण हुआ है 1 नवंबर 1956। और 1 नवंबर 1956 के तहत यदि मैं चर्चा करूं तो ध्यान रखिएगा, एकीकरण के बाद जो है वो हमारा राजस्थान, एक तो हमें दिखाई पड़ता है संभाग में और एक दिखाई पड़ता है जिलों में, कि इस समय राजस्थान में कितने संभाग और कितने जिले। तो एकीकरण के बाद 1 नवंबर 1956 के बाद हमारे राजस्थान का जो स्वरूप है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है कि राजस्थान में कुल जो संभाग है वो 5 है और जिलों की जो संख्या है वो आपके कितनी है, 26। याद रखिएगा। एकीकरण के बाद यानी कि 1 नवंबर 1956 को हमारा राजस्थान जो है वो हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है कि संभाग हैं कितने, 5। ये जो संभाग हैं ये कौन कौन से हैं, तो देखिए भाई, जैसे मैं चर्चा करूं एक बार आप यहां देखिएगा। जैसे ये आपके सामने राजस्थान का मैप है। हम बात कर रहे हैं कि जब एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956, उस समय राजस्थान के अंदर कौन कौन से संभाग थे। तो देखिएगा, राजस्थान के उत्तर के अंदर जो संभाग हुआ करता था वो तो था एक बीकानेर संभाग। याद रखिएगा, एक तो कौन सा था, बीकानेर संभाग। एक दक्षिण के अंदर था आपके कौन सा, तो आप कहेंगे सर वो था उदयपुर संभाग। ठीक है। एक पश्चिम में हुआ करता था कौन सा, याद रखिएगा, जोधपुर संभाग। एक इधर पूर्वी में हुआ करता था कौन सा, आप कहेंगे सर जयपुर संभाग। और एक दक्षिण पूर्वी में हुआ करता था कौन सा, कोटा संभाग। तो एकीकरण जब हुआ था हमारे राजस्थान में, तब हमारे राजस्थान में कुल कितने संभाग थे, ये 5 संभाग थे। ठीक है। लेकिन फिर समय के साथ बढ़ता गया, तो देखो उत्तर में बीकानेर, दक्षिण में उदयपुर, पश्चिम में जोधपुर, पूर्वी में जयपुर और दक्षिण पूर्वी के अंदर कोटा। तब एक राजस्थान में आवश्यकता हुई कि मध्य में एक संभाग होना चाहिए था, और छठा संभाग जो बना वो बना था आपके अजमेर। कौन सा बना था, अजमेर। उसके बाद में आवश्यकता हुई तो यहां पर एक संभाग और बनाया गया, 7वां संभाग, जो कि भरतपुर है। और वर्तमान के अंदर आपको पता ही है राजस्थान जो है वो इस, हालांकि संभागीय व्यवस्था भी हम पढ़ेंगे जिसकी शुरुआत 1949 में हीरालाल शास्त्री सरकार के समय हुई। फिर ये संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई थी 1962 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा। वापस 1987 के अंदर हरदेव जोशी द्वारा इसे पुणे शुरू किया गया था। उसी समय 87 में ही छठा संभाग बनाया गया था अजमेर। फिर तो मैडम ने बनाया था, मैडम वसुंधरा जी सिंधिया ने साथ, वो हम सारा पढ़ेंगे। लेकिन प्रारंभ के अंदर तो यही स्वरूप था, जयपुर था, जोधपुर था, उदयपुर था, बीकानेर था, और याद रखिएगा कोटा। तो एकीकरण के बाद हमारे राजस्थान के अंदर जो है वो संभागों की संख्या 5 और जिले कितने, याद रखिएगा 26। ठीक है। जिले कितने, 26। अब यहां पर हम ये वर्तमान लिखते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक बिंदु ये भी लिख लेते हैं कि संभाग तो हमने लिख लिए नो डाउट, लेकिन एक बार जिले भी तो लिख ही लेते हैं। भाई कितने जिले, 26। तो क्वेश्चन आता है कि 26वां जिला कौन सा था, 26वां जिला। तो फिर आप कहेंगे सर 26वां जो जिला है वो बना आपके कौन सा, अजमेर। 26वां जो जिला है वो कौन सा बना था, अजमेर। और याद रखिएगा कब बना था, 1 नवंबर 1956। तो एकीकरण के बाद में ये स्थिति थी। ये उतारिएगा, उतार लिया होगा साथ साथ में मेरे हिसाब से। फिर मैं आपके साथ में चर्चा कर देता हूं वर्तमान के संदर्भ में, वर्तमान में क्या स्थिति है वो लिखिएगा, ये भी लिखिएगा। ठीक है। लिख लिया।
लिख लिया क्या? ठीक है, चलिए। तो एकीकरण जब हुआ तो ये स्थिति हमारे सामने। अब हम लिखते हैं राजस्थान का वर्तमान स्वरूप। और राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो आपको दिखाई पड़ता है इस प्रकार से। किस प्रकार से? तो ये इस प्रकार से दिखाई पड़ता है कि वर्तमान राजस्थान में आप देखेंगे तो संभाग जो है वो तो है 7, और जिले जो हैं वो है आपके 41। लेकिन हमने पढ़ा कि जब एकीकरण हुआ तो उस समय कितने थे? 26 ही थे। तो फिर ये 27वां कौन सा बना था? याद रखिएगा, 27वां जो जिला बना वो बना है आपके कौन सा? याद रखिएगा, धौलपुर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 27वां जिला कौन सा बना था? धौलपुर बना था, याद रखिएगा। कब बना था ये? तो याद रखिएगा 15 अप्रैल 1982। ठीक है, आपको पता होगा 28वां, 29वां और 30वां। 28, 29 और 30, ये 3 ऐसे जिले हैं जो एक साथ ही बनाए गए थे। ठीक है, कौन कौन सा बनाया गया था? 28वां बना था 12, 29वां बना था दौसा और 30वां बना था, याद रखिएगा, राजसमंद। और ये जो 3 जिले हैं एक साथ में बने, ये कब बने थे? क्योंकि डेट आती है, याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर। तो वो है आपके 10 अप्रैल 1991। 27वां, 28वां, 29वां, 30वां। अब है आपके सामने 31वां। अब देखिएगा 31वां जो जिला बना है वो बना है आपके कौन सा? याद रखिएगा, हनुमानगढ़। कौन सा बना? हनुमानगढ़। ये कब बना है? ये बना है 12 जुलाई 1994। याद रखिएगा, 31वां जिला बना हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है, फिर याद रखिएगा इधर 32वां जो जिला है, 32वां, वो बना है आपके कौन सा? करौली। करौली जो जिला है ये कब बना है? तो याद रखिएगा 19 जुलाई 1997। और फिर हमने लिखा है 33वां जो जिला है वो बना है आपके कौन सा? प्रतापगढ़। ये जो प्रतापगढ़ जिला है ये बना है आपके 26 जनवरी 2008। ये खास है, ये जो 33वां जिला बना है ना प्रतापगढ़, ये बड़ा खास है, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये जो प्रतापगढ़ जिला बना है, इस समय यदि सीएम की बात करेंगे तो मैडम थी वसुंधरा राजे सिंधिया। और ये जिस समिति द्वारा वो है परमेश चंद्र समिति द्वारा गठित है। तो यहां से तो क्या है कि डायरेक्ट कोई वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है। 27वां जिला कौन सा है, 28वां कौन सा है, ये इस प्रकार से। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। परमेश चंद्र, अच्छा चंद्र लिख दिया, परमेश चंद्र समिति, परमेश चंद्र समिति। ठीक है, तो 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी, डेट जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी तो कई बार पूछा गया, कौन सी समिति के तहत और शेम। तो ये तो बना था 33वां। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आगे अगले जो जिले बने उनके बारे में। लिख लिया क्या ये? एक बार कमेंट करिए, लिख लिया? चलिए ठीक है, अब देखिएगा आगे। अब उसके बाद में एक समिति का गठन होता है जिसका नाम है राम लुभाया समिति। पिछली सरकार जो कांग्रेस सरकार है उसके समय एक समिति का गठन होता है। और ये जो गठन है ये होता है आपके 21 मार्च 2022। इस समिति का गठन क्यों होता है? राम लुभाया समिति का गठन क्यों हुआ था? इसका गठन हुआ था नए जिलों की आवश्यकता का आंकलन करने हेतु।
नए जिलों की आंकलन हेतु। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा बन सकता है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा नए जिलों की आवश्यकता का आंकलन करने हेतु इस समिति का गठन किया गया था। फिर इस समिति के अनुसार ये जो समिति है, इस समिति ने एक रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट में बताया कि राज्य में 3 नए संभाग वे 17 नए जिले, यानी कि इस समिति का जो गठन किया गया, फिर इस समिति ने एक रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट के माध्यम से कि राज्य में 3 नए संभाग और 17 नए जिले बनाने की आवश्यकता, और यही जो घोषणा है, ये घोषणा हमारे सीएम साहब करते हैं 17 मार्च को। 17 मार्च 2023, याद रखिएगा 17 मार्च 17 मार्च 2023 को घोषणा करते हैं हमारे जो सीएम साहब थे पिछली बार के, अशोक गहलोत, ये घोषणा करते हैं। ठीक है, घोषणा होती है और उसके बाद में फिर जल्दी ही, याद रखिएगा, इन नए जिलों से संबंधित, याद रखिएगा, अधिसूचना जारी कर दी जाती है। यानी कि 5 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी, और याद रखिएगा 7 अगस्त 2023, याद रखिएगा, नए जिले वे नए संभाग को मंजूरी, यानी कि 7 अगस्त 2023 को राजस्थान जो है वो आप पढ़ते हैं कि 10 संभाग वे 50 जिलों का हुआ। उसके बाद में आपको पता हो तो काफी सारे स्थानों को लेकर विवाद भी हुआ था। फिर जैसे सुजानगढ़ है, मालपुरा है, कुछामन है, इन सभी जिलों को लेकर कुछ विवाद सा हुआ था। ठीक है, उसके बाद में फिर सरकार बदली। सरकार बदली तो कांग्रेस यदि आती तो यही रहते और कुछ नए और भी बन जाते, लेकिन सरकार बदल गई और आ गई बीजेपी, और नवगठित जो सरकार है, नवगठित सरकार द्वारा, पिछली सरकार ने जो नए जिले और नए संभाग बनाए, द्वारा नए जिले वे नए संभाग की समीक्षा हेतु एक नई समिति का गठन किया, और एक नई समिति बनी जिसका नाम था ललित के पंवार समिति। किसका गठन हुआ? ललित के पंवार समिति। नवगठित जो सरकार थी उसने कहा कि आप ये सर्वे कीजिए कि पिछली सरकार ने जाते जाते जो नए जिले और नए संभाग बनाए हैं, क्या इनकी आवश्यकता थी? तो फिर ये जो ललित के पंवार है समिति, इनकी जितनी भी सिफारिशें थी, चलो ये एक बार लिख लीजिए आप, और लिख लिया है तो आप मुझे एक बार थम्स अप करके बता दीजिए। सारी कहानी पॉइंट टू द पॉइंट चल रही है, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आपको आने भी नहीं देंगे।
चलिए ठीक है, लिख लिया यहां तक। ठीक है, अब देखिएगा। हाँ जी, लीजिए, अब देखिएगा, ये जो नवगठित आपने लिखी है अभी समिति, ललित के पंवार जो समिति है, इस समिति की सिफारिशों के आधार पर, इस समिति की सिफारिशों के आधार पर, याद रखिएगा, इस समिति की जो सिफारिशें हैं उस आधार पर 28 दिसंबर, कब, देख लीजिए डेट, 28 दिसंबर 2024 को, 28 दिसंबर 2024 को सीएम, हमारे राजस्थान के जो सीएम हैं भजन लाल जी शर्मा, इन्होंने नवगठित संभाग वे नवगठित जिलों में से 3 संभाग वे 9 जिले जो हैं, 9 जिलों को निरस्त कर दिया, बोला इनकी आवश्यकता नहीं है, क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। इसका मतलब यह है कि अभी हमने पढ़ा कि पहले ये थे, फिर ये बने, तो स्थिति हुई आपके सामने 10 संभाग और 50 जिलों की। लेकिन ये जो सरकार है इसने 3 जो संभाग बनाए वो निरस्त कर दिए, तो पीछे 7 बचे, 9 जिले निरस्त कर दिए, तो पीछे कितने बचे, 41। यानी कि निरस्त करने के बाद में राजस्थान जो है अब आपके सामने इस प्रकार से प्रस्तुत है, 7 संभाग वे 41 जिले। अच्छा, इससे पहले आपको पता है कि हम 5 संभाग तो पढ़ गए हैं, 5 तो संभाग थे ही ना। इसमें जो छठा संभाग बना वो तो था कौन सा, अजमेर, 1987 में बन गया था ये तो। और 7वां जो संभाग बना था वो बना था भरतपुर, और मैडम ने बनाया था 4 जून 2005। चर्चा करेंगे हम आगे भी और भी। और 33 जिले तो थे ही, तो अब नए जिले कौन से बने, यानी कि 33 तो पहले से थे, और साथ में याद रखिएगा 8 जो है ये नवगठित जिले, और ये जो 8 नवगठित जिले हैं इनका जो गठन है वो तो कब हुआ था, तो आप कहेंगे सर इनका गठन तो बहुत पहले हो गया था, 7 अगस्त को हुआ था, 7 अगस्त 2023। लेकिन हमें ये देखना है कि ये 8 नवगठित जो जिले हैं वो है कौन कौन से, 8 कौन से नवगठित जिले हैं। तो आप देखिए नवगठित कौन कौन से, यदि हम बात करें तो याद रखिएगा, एक तो नवगठित जिला है इधर, और इस जिले का नाम है फलोदी, एक तो है ये, एक नवगठित जिला है यहां पर, और ये है आपके डीडवाना कुचामन, 2 डीडवाना कुचामन। एक इधर से बना है कौन सा, आप कहेंगे सर बालोतरा, ठीक है। एक इधर से आप याद रखिएगा ब्यावर, कौन सा है, ब्यावर। एक इधर से याद रखिएगा सलूम्बर, ठीक है, 5। एक याद रखिएगा डीग, 6। और फिर ध्यान रखिए एक है आपके यहाँ, और ये जो है ये है आपके कोटपुतली बहरोड, और एक है इधर से खेतल तिजारा। तो ये जो है ये आपके सामने है नवगठित जिले हैं कौन से, 8, फलोदी, बालोतरा, ब्यावर, सलूम्बर, डीडवाना कुचामन, कोटपुतली बहरोड और खेतल तिजारा। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते आपके सामने जो है वो राजस्थान का वर्तमान जो स्वरूप दिखाई देता है वो ये रहा, ये इस प्रकार से है आपके सामने। उतार लीजिएगा, ये उतारिए।
बिंदु हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण, चलिए राजस्थान के नामकरण की हम बात करते हैं तो लीजिए चर्चा हम करते हैं सर्वप्रथम जिस बिंदु से तो सर्वप्रथम हम चर्चा उस ग्रंथ के अनुसार करते हैं जो कि विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है। तो आप सब जानते हैं कि विश्व का सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है वह है आपके ऋग्वेद। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जिसका नाम है ऋग्वेद। इस ऋग्वेद के अंदर हमारे भूभाग का जो नाम है वो किस प्रकार से और किस रूप में उल्लेखित है। तो आप कहेंगे सर इस ऋग्वेद में हमारी प्रदेश का जो नाम है, प्रदेश का नाम वो है, याद रखिएगा, ब्रह्मवत। ऋग्वेद में हमारे भूभाग का जो नाम उल्लेखित है वो क्या है? ब्रह्मवत। ये ब्रह्मवत नाम क्यों उल्लेखित है? क्योंकि विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर जहां विधिवत रूप से पूजा होती है वो केवल और केवल एक ही जगह बना हुआ है, ब्रह्मा जी का मंदिर। और वो ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो है आपके पुष्कर में। पुष्कर कहां पर है? अजमेर में। और ब्रह्मा जी का जो मंदिर है इसका जो निर्माण है वो गोकुल चंद पारिक ने करवाया। पारिक लिखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है ये। हाँ, वैसे आप आते हैं तो निर्माण गोकुल चंद पारिक, लेकिन याद रखिएगा ऐसा मान्यता है कि इस मंदिर का जो निर्माण है आज से बहुत वर्ष पूर्व, याद रखिएगा, ओब्लिक करके लिखिएगा, ऋषि विश्वामित्र ने करवाया था। दोनों ही बातें लिखनी है आपको, जो भी ऑप्शन में आए वो आपको करना है, ठीक है। सर आप पॉलिटी नहीं पढ़ाओगे? जी नहीं, ये नहीं, बाकी सारा पढ़ाएंगे आप, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा हम बात कर रहे हैं राजस्थान के नामकरण की, और हमने कहा ऋग्वेद में हमारा जो भूभाग है वो जिस नाम से जाना गया है वो नाम है ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त क्यों है? तो आपके सामने ये बातें, ठीक है। अब इसके अलावा एक तो मंदिर ये हो गया, इसके अलावा लिख लीजिएगा अन्य मंदिर। ब्रह्मा जी के अन्य मंदिर और कौन कौन से हैं? तो वो एक लिखेंगे आप आसोत्रा, बाड़मेर, और एक लिखिएगा छिंच बांसवाड़ा। ब्रह्मा जी के दो अन्य मंदिर, ठीक है, उतार लीजिए। देखिए 4 माह के अंदर अंदर जो कोर्स है स्पेशली ये हम कंप्लीट कर लेंगे। बाकी इसके अलावा क्या होता है कि आपके पास में रिकॉर्डेड बैच भी उपलब्ध होता है, ताकि विद्यार्थी यदि एक्स्ट्रा टाइम है और वो जल्दी से पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। बिल्कुल सारी जानकारी आपको देंगे, ठीक है। लेकिन इतने दिन में छुट्टियां थी, वापस पढ़ाई से जुड़े, तो इस पर ही फोकस करें तो ठीक रहेगा। कल हम और बातें कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ऋग्वेद के अकॉर्डिंग ये बात हो गई। अब अगली बात हम करते हैं महाकाव्य।
सबसे पहले रामायण के अनुसार कर लेते हैं। रामायण, इसके अंदर जो हमारा भूभाग है वो किस रूप में क्या है वो देखिए। रामायण, रामायण के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे सर वाल्मीकि। आप कहेंगे सर आपने यहां नहीं बताया ऋग्वेद के लेखक कौन है। तो आप सब जानते होंगे कि ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो या अथर्ववेद हो, वेदों की रचना किसने की है? ये अपुरुषीय है, मतलब किसी पुरुष द्वारा रचित नहीं है ये। हाँ, इसीलिए रचनाकार का नाम उल्लेखित नहीं है ऋग्वेद में। ठीक है, रामायण के लेखक तो आप सब जानते हैं वाल्मीकि है, और वाल्मीकि जी द्वारा, याद रखिएगा, हमारे प्रदेश को इन्होंने नाम दिया है, याद रखिएगा, मरुकांतार। मरुकांतार, मरुकांतार का मतलब है मरुस्थल का भाग। क्योंकि यहां पर बात वाल्मीकि जी द्वारा है, रामायण में उल्लेखित। उस समय यदि हम बात करते हैं तो आज जो हम राजस्थान में मरुस्थल पढ़ रहे हैं ना, मरुस्थल, ये मरुस्थल याद रखिएगा दो देशों में विस्तृत है। इस मरुस्थल का एक हिस्सा भारत में है, एक हिस्सा विभाजन की वजह से कहां चला गया था? पाकिस्तान में, वरना तो ये एक ही था। और बात रामायण वाल्मीकि जी द्वारा की जा रही, तो उस समय वो भाग जो है वो मरुकांतार ही रहा है। आज भी आप देखेंगे, जैसे ये जो हमारा प्रदेश है, इस प्रदेश के अंदर आप देखेंगे ये जो एरिया है ये पूरा क्या है? मरुस्थल है। पंजाब यहाँ पर मरुस्थल है, हरियाणा यहाँ पर मरुस्थल है, पाकिस्तान यहाँ पर मरुस्थल है, गुजरात यहाँ पर भी मरुस्थल है। इसका मतलब रामायण के समय की बात करेंगे तो ये तो पूरा एक ही एरिया था। इसी भूभाग को क्या नाम दिया गया था? मरुकांतार। यानी कि वर्तमान के अंदर हम बात करते हैं तो ये जो मरुस्थल हम देख रहे हैं, ये मरुस्थल दो देशों में विस्तृत है, एक भारत और एक पाकिस्तान। याद रखिएगा, भारत के अंदर मरुस्थल का जो नाम है वो तो है, याद रखिएगा, थार। कि भारत यानी कि राजस्थान के अंदर जो मरुस्थल है इसे क्या कहा गया है? थार। जबकि पाकिस्तान के अंदर मरुस्थल का जो नाम है वो है चोलिस्तान। क्या कहा गया है? चोलिस्तान। ये जो कुल मरुस्थल है, याद रखिएगा, कुल मरुस्थल का कितना हिस्सा जो है वो भारत में है? तो याद रखिएगा, कुल मरुस्थल का 85% भाग जो है वो कहां पर है? भारत के अंदर विस्तृत है। जबकि पाकिस्तान के अंदर इसी मरुस्थल का कितना हिस्सा विस्तृत है आज? तो आज जो देखेंगे आप, मरुस्थल का हिस्सा वो है आपके 15% पाकिस्तान में और 85% कहां पर है? भारत में विस्तृत है। भारत के अंदर यदि मरुस्थल के विस्तार की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि राजस्थान में विस्तृत है मरुस्थल, पंजाब में विस्तृत है, हरियाणा में है और गुजरात में। यहां पर यह प्रमुख रूप से मरुस्थल है, और इसमें भी सर्वाधिक मरुस्थल जो है वो कहां पर है? याद रखिएगा, राजस्थान में। आज भी आप देखेंगे कि राजस्थान का जो भूभाग है उसमें 61.11% क्या है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। ठीक है, नहीं, थ्योरी के रूप में ये सेशन पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद में एक काम आपको करना है कि प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड पुराने एग्जामों में आए हुए प्रश्न पत्र जो क्वेश्चन है एमसीक्यू वो सोल्व करने, बस। और उसके लिए भी जल्दी पीआरपी पब्लिकेशन की 4.0 जो बुक है वो आने वाली है। और बाकी सुबह 7 बजे सेशन भी तो होता है कुटली क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये लिखिएगा, रामायण के अंदर जो नाम उल्लेखित है वो आपका मरुकांतार, ये रहा। लिख लिया? चलिए आगे, ऋग्वेद में हो गया और ये हो गया। नहीं, मेरी क्लास का शेड्यूल यही रहेगा आपके 9 से 10। ठीक है, अगला, तीसरी बात। अब जो हम बात करेंगे, अब आप कहेंगे सर ऋग्वेद के अनुसार हो गया, रामायण में हो गया, महाभारत की बात करेंगे तो देखिए, महाभारत के अंदर हमारे प्रदेश का कोई नाम उल्लेखित नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्र विशेष जरूर उल्लेखित है। ठीक है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। अब आप लिखिएगा, जॉर्ज
थॉमस के अनुसार नाम आ गया है अंग्रेजों का, तो चर्चा है ब्रिटिश काल की। सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश काल में हमारा जो प्रदेश है वो जिस नाम से जाना जाता था वो है, याद रखिएगा, राजपुताना। किस नाम से जाना जाता था? राजपुताना, याद रखिएगा। हमारे प्रदेश को ये जो राजपुताना नाम है, ये जो नाम दिया गया है, एक तो आता है कब, तो याद रखिएगा 1800 ईस्वी के अंदर, और एक आता है किसने, तो याद रखिएगा जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने हमारे भूभाग को राजपुताना नाम दिया, 1800 ईस्वी में दिया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, अक्सर क्वेश्चन आता है जॉर्ज थॉमस ने कौन सा नाम दिया था, राजपुताना कब दिया था? 1800 ईस्वी में। कई बार यहां से क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि हमारे भूभाग को सर्वप्रथम राजपुताना किसने नाम दिया था, तो जॉर्ज थॉमस ने दिया था। अच्छा, एक बात यह है कि इसकी जानकारी कहां मिलती है कि राजपुताना नाम 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने दिया था, इसकी जानकारी कहां मिलती है? तो आप कहेंगे सर इसकी जो जानकारी है वो एक पुस्तक में है। क्या नाम है? पुस्तक का नाम है द मिलिट्री एंड मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के अंदर ये जानकारी मिलती है कि हमारा जो प्रदेश है वो राजपुताना इनके द्वारा कहा गया था, जॉर्ज थॉमस द्वारा कब कहा गया था? 1800 के अंदर। और ये जो है पुस्तक, ये जॉर्ज थॉमस की जीवनी है, लेकिन याद रखिएगा इसके जो लेखक हैं, इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है विलियम फ्रैंकलिन, और इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो लंदन में ही हुआ था 1805 ईस्वी में। अब बात आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, क्वेश्चन आए आपके सामने कि हमारे प्रदेश को, यानी कि हमारा जो भूभाग है, इस भूभाग को राजपुताना नाम किसने दिया, किसने कहा, सर्वप्रथम किसने दिया? एक ही बात है, जॉर्ज थॉमस ने कब दिया? 1800 में। क्वेश्चन आए कि हमारे प्रदेश को राजपुताना नाम जॉर्ज थॉमस ने दिया, यह बताया किसने था? विलियम फ्रैंकलिन ने। क्योंकि विलियम फ्रैंकलिन ने ही पुस्तक लिखी है, इस पुस्तक में यह जानकारी है कि 1800 के अंदर क्या नाम दे दिया था जॉर्ज थॉमस ने, राजपुताना। जबकि इस पुस्तक के लेखक विलियम फ्रैंकलिन है। इसका जो प्रकाशन है वो लंदन में हुआ था, पुस्तक का 1805 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, उतारिएगा। ब्रिटिश काल या जॉर्ज थॉमस के अनुसार यदि आपसे पूछा जाए तो फिर आपके सामने ये रहा। ठीक है, इस हिसाब से यदि पूछे तो। लिख लिया आपने? लिख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं।
कंप्लीट। आगे अगली जो बात है नंबर 4, वो है आपके कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें आप राजस्थान इतिहास का जनक कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी आपने पढ़ा होगा कभी, क्योंकि घोड़े पर बैठकर संपूर्ण राजस्थान का भ्रमण किया था ना, इसलिए लोगों ने नाम दिया था घोड़े पर बैठा एक बाबा, घोड़े वाले बाबा। राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है इन्हें। कर्नल जेम्स टोड ने, याद रखिएगा, हमारे प्रदेश को एक नाम दिया था इन्होंने रायथन, एक नाम दिया था इन्होंने राजस्थान। हमारे प्रदेश के लिए इन्होंने इन नामों का प्रयोग किया था। रजवाड़ा भी इन्होंने कहा, रायथन भी इन्होंने कहा, और राजस्थान भी इन्होंने कहा। एक बार आरएसएस बोर्ड ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो राजस्थान है, इस राजस्थान का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, राजाओं का स्थान। और टोड द्वारा ये जो नाम दिया गया है राजस्थान, ये कब दिया गया? तो याद रखिएगा 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी के अंदर कर्नल जेम्स टोड ने हमारे भूभाग को नाम दिया था, कौन सा? राजस्थान नाम दिया था। बड़ा अच्छा और शानदार सा क्वेश्चन आता है कि कर्नल जेम्स टोड ने हमारे भूभाग के लिए ये जो नाम प्रयुक्त किया है राजस्थान, इसका मतलब देखिए, आज हमारा जो भूभाग राजस्थान है, ये राजस्थान नाम देने वाले व्यक्ति कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। और इसका अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, राजाओं का स्थान। क्या अर्थ होता है? राजाओं का स्थान। ये जो राजस्थान नाम दिया है, इसकी जानकारी कहां मिलती है? इसकी जो जानकारी है वो कहां मिलती है, बताइए। जानकारी जो है वो कहां मिलती है इसकी, कि कर्नल जेम्स टोड ने हमारे भूभाग को नाम राजस्थान दिया है? तो आप कहेंगे सर, इसकी जो जानकारी है वो मिलती है, पुस्तक है आपकी द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के अंदर ये जानकारी मिलती है कि टोड द्वारा हमारे भूभाग को राजस्थान नाम दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1829 के अंदर। ये जो द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान है, याद रखिएगा, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो स्वयं टोड है, कर्नल टोड। इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो 1829 लंदन में हुआ है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये पुस्तक किसे समर्पित की गई है? वो की गई है कर्नल जेम्स टोड के गुरु, जिनका नाम है यति ज्ञानचंद, जो कि टोड के क्या है? गुरु है। याद रखिएगा विष्णु, वो पुस्तक ये है जिसका आप दूसरा नाम पूछना चाह रहे हैं मुझसे, ठीक है? उस पुस्तक का तो वो एक ही नाम है, इसका नाम है द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक के अंदर जानकारी मिलती है कि टोड ने हमारे भूभाग को राजस्थान नाम दिया। लेकिन याद रखिएगा, इसी पुस्तक का एक और अन्य नाम है, इस पुस्तक का दूसरा नाम कह सकते हैं आप, या इसी पुस्तक का ये दूसरा भाग भी है। और इस पुस्तक का ये जो दूसरा भाग है, इसका नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक का दूसरा नाम, और इसका जो प्रकाशन है वो 1832 में हुआ था। दूसरा भाग है ना ये, लंदन में। याद रखिएगा। उतारी। बिल्कुल, कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में सर्वप्रथम जो है वो 1806 के अंदर मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए थे अपने गुरु से मिलने। बिल्कुल, लिखिएगा। रामायण में किस प्रकार से क्या है, ऋग्वेद में क्या है, सब कुछ बिंदुवार कंप्लीट। अब लिखिएगा एक नंबर 5,
जॉर्ज अब्राहम या जॉर्ज अब्राहम गिरियसन। जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन के अनुसार अगला जो व्यक्ति का नाम है वो है जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन। जॉर्ज इब्राहिम जो गिरियसन है, याद रखिएगा, इन्होंने भाषा के आधार पर, जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने भाषा के आधार पर हमारे प्रदेश को, याद रखिएगा, राजस्थानी नाम दिया है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, भाषा के आधार पर राजस्थानी नाम देने वाले व्यक्ति कौन थे? जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन। ठीक है, भाषा के आधार पर पूछा जाए तो आपके सामने ये है। अब ये जानकारी कहां मिलती है? तो आप सब जानते हैं कि आपके सामने जो नाम लिखा है जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन, राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाले व्यक्ति यही है। और इनके द्वारा एक पुस्तक है जिसका नाम है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक है, इस पुस्तक के अंदर जानकारी है जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन के अनुसार कि हमारे प्रदेश को इन्होंने भाषा के आधार पर क्या नाम दिया था? राजस्थानी नाम। इसलिए आप पढ़ते भी हैं, क्वेश्चन आता भी है, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी। उतारिए। जब हम राजस्थान के नामकरण की चर्चा करेंगे तो फिर आपके जहन में ये कुछ क्रम इस प्रकार से रहेगा कि सर ब्रह्मव्रत है, मरुकांतार है, रजवाड़ा नहीं, सॉरी, पहले राजपुताना है, रजवाड़ा है, रायथन है, राजस्थान है और राजस्थानी है। बताओ कहां दिक्कत है? ये सारे हमारे भूभाग के नाम थे, इनके बारे में जो जो डिटेल है वो भी हमने लिखी। बात क्लियर है ना सारी? चलिए फिर इसी क्रम से बढ़ते हैं आगे। और एक बिंदु जो है और वो नामकरण से रह जाता है कि ये जो राजस्थान नाम है, इस राजस्थान नाम का उल्लेख सर्वप्रथम कौन से शिलालेख में मिलता है? भाई आज जो हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान है, क्या नाम ये टोड ने ही दिया था या फिर हमारे राजस्थान में कोई ऐसा शिलालेख भी है जिसमें ये नाम उल्लेखित था? वहां से कहीं कॉपी पेस्ट तो नहीं किया? इसलिए क्वेश्चन आता है कि राजस्थान जो शब्द है, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से शिलालेख में? तो याद रखिएगा, राजस्थान शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो जिस शिलालेख में मिलता है वो शिलालेख कौन सा है आपके? तो आप कहेंगे सर वो आपके इस ऐप के अंदर बता देता है कि क्लास जो है वो कितनी बजे है। लाइव में जाएंगे ना आप, भाई एप्लीकेशन में जाएंगे, एप्लीकेशन के अंदर फिर जाएंगे तो वहां पर लाइव है, ऊपर लिखा हुआ लाइव पर क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन कौन सी लाइव क्लास है, कब कब है। ठीक है, कौन से शिलालेख में? तो याद रखिएगा वो है आपके बसंतगढ़ शिलालेख। ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है ये कहां पर है? तो याद रखिएगा बसंतगढ़ में एक माता का मंदिर है, हिम्मल माता के मंदिर में एक पिलर है, एक स्तंभ है, उस स्तंभ पर लिखा हुआ एक शिलालेख है जिसका नाम है बसंतगढ़ शिलालेख, सिरोही जिले में। भाई एक मंदिर है, मंदिर में एक पिलर है, पिलर पर एक लेख लिखा हुआ है, वो बसंतगढ़ शिलालेख है। ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है इसका जो समय है वो है आपके 682 विक्रम संवत। ईस्वी की बात कर देता तो 625 ईस्वी हो जाएगा। बताइए आपको कि भाई विक्रम संवत और ईस्वी में कितना अंतर होता है? 57 वर्षों का। जब मेले तैयार पढ़ेंगे तो निकाल के भी बताएंगे, इन दोनों में अंतर होता है 57 वर्षों का। तो देख लीजिए समय। ये जो शिलालेख है, इस शिलालेख के अंदर नाम जो है वो किस रूप में उल्लेखित है? राजस्थान नाम जो है वो किस प्रकार से? तो वो नाम उल्लेखित है इस राम। ये देखिए इस शिलालेख में एक नाम लिखा हुआ है ये,
तो हम ये देखते हैं कि यहां पर आपको राजस्थान नाम की झलक आ रही है। बस इसीलिए हमने कहा कि राजस्थान जो नाम है आज, इस शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर एक शिलालेख है प्रोपरी, उसके अंदर है। और वो शिलालेख कौन सा है? तो आप कहेंगे सर वो शिलालेख है आपके बसंतगढ़ शिलालेख। ये जो शिलालेख है ये किस वंश से संबंधित है? तो याद रखिएगा चावड़ा वंश से संबंधित है। ठीक है, राजा व्रमलात। बसंतगढ़ शिलालेख में, याद रखिएगा। ठीक है, लिखिए, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है। ये लिख लिया। अब उसके बाद में आप लिखिएगा कि राजस्थान शब्द जो है इसका उल्लेख कौन से ग्रंथों में है? राजस्थान शब्द जो है वो कौन से ग्रंथों में भी उल्लेखित है? तो यहां पर आपके सामने दो ग्रंथ आएंगे। एक तो आएगा नैनश्री ख्यात, और ये जो नैनश्री ख्यात है याद रखिएगा इसके लेखक हैं मुणोत नैनशी। एक है आपके राजरूपक, जिसके लेखक हैं वीरभान। वीरभान, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ये दोनों बातें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उल्लेख शिलालेख पूछे तो ये रहा, और इसके अलावा ये आपके सामने संपूर्ण राजस्थान का जो नामकरण है उसको लेकर चर्चा है। ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त है, रामायण के अंदर मरुकांतार है, जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना नाम दिया है, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान नाम दिया है, जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने राजस्थानी नाम दिया है। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से शिलालेख में है, कौन से ग्रंथों में है? और उसके अलावा हमारी जो चर्चा है वो हुई है प्रोपरी आपके राजस्थान के नामकरण को लेकर। तो ये कुछ इस प्रकार से चला है आपके सामने। ठीक है, यहां पर याद रखना है तो ये रहा। फिर आपने लिख लिया था यहां पर ऐसे मरुकांत रामायण में, फिर आपने लिखा यहां पर जॉर्ज थॉमस के अनुसार राजपुताना, फिर टोड के अनुसार लिखे हैं रजवाड़ा रायथन राजस्थान, फिर आपने लिखा है जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन के अनुसार, फिर आपने ये लिखा कि ये जो राजस्थान नाम देके गया था टोड, हकीकत में स्वयं नहीं दिया है या कहीं हमारे ही किसी शिलालेख या ग्रंथों से कॉपी पेस्ट किया है। तो क्वेश्चन आता है राजस्थान शब्द है यहाँ, याद रखिएगा राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कौन सा शिलालेख है, कब क्या है और कौन से ग्रंथों में है। तो ये बिंदु हुआ हमारा आज का कंप्लीट राजस्थान के नामकरण को लेकर। ठीक है।